गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एटॉम्स। एटॉम ख़त्म होने के बाद हम लोग न्यूक्लियाई देखेंगे। तो सबसे पहले एटॉम्स को देखा जाए। पहले तो एटॉम है क्या? तो एटॉम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट का सारे प्रॉपर्टी हों, उसी को एटॉम कहते हैं। वही लाइन ऊपर में लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट कैरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटॉम। जिस एलिमेंट का एटॉम होगा, उस एटॉम में उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी रहेगा। वही हुआ, वह स्मॉलेस्ट मतलब यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, जिसमें सारा प्रॉपर्टी एलिमेंट का हो। अच्छा, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स किसको कहते हैं? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट इसमें किया जाएगा एटॉम का स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस है, He24, हीलियम 24, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ये अल्फ़ा पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उससे स्पॉन्टेनियसली माने स्वतः निकलते रहता है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी होती है। लाइट के स्पीड से करीब 1/30 टाइम्स होता है, 30वां भाग करीब होता है। तो भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि लाइट का स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब सबसे पहले एटॉम का पता लगाने के लिए थॉमसन जो है अपना मॉडल दिया एटॉम का। थॉमसन के मॉडल के अनुसार एटॉम, जो ये एटॉम का फोटो है, गोला एटॉम लिखा हुआ है, उसका कहना है कि ये पूरा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पूरा माने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटॉम के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिवली चार्ज जो है वो पार्टिकल के रूप में यहाँ वहाँ इम्बेडेड रहता है, घुसा हुआ रहता है, ताकि एज ए होल एटॉम जो है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए चूँकि ये मान लीजिए जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन तरबूज या जो समझिए, जिसमें बीज जो है डाला रहता है, तरबूज में बीज रहता है यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, तो बीज हो गया इलेक्ट्रॉन, और पूरा तरबूज का जो मटेरियल है वो समझिए कि जो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल वाज नेम्ड प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए, ये जो बताया, हालांकि ये तो उतना सही नहीं है बताया, लेकिन उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव मॉडल था। क्यों था अट्रैक्टिव? क्योंकि वो बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ वहाँ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है। तो जैसे किसी तरह अगर गरम उरम कोई मटेरियल को किया जाता था तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो सबको होता था कि हाँ अरे बाप, ये तो बिल्कुल सही बात थॉमसन कहते हैं। लेकिन बाद में
और सब आगे जब स्टडी हुआ एटम का तो पता चला कि नहीं, ये जो बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात नहीं है, इससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का चीज़ है। तो कौन ये सब किया? तो एक्चुअली आपको थॉमसन के बाद रदरफोर्ड किया। तो रदरफोर्ड भी थॉमसन का स्टूडेंट था और ये अपना 2 असिस्टेंट की मदद से, देखिए असिस्टेंट का नाम भी आपको लिखा हुआ है, गीजर एंड मार्सडेन। गीजर और मार्सडेन की मदद से 1911 में इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके एटॉम के इंटरनल मतलब स्ट्रक्चर को जानना चाहा। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का देखिए ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो दिखाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक सोर्स है ये अल्फा पार्टिकल का, मान लीजिए रेडियम, तो स्पॉन्टेनियसली वो मतलब अल्फा पार्टिकल निकलते रहता है। तो वो निकला, उसको क्या किया, ये लेड ब्रिक्स जो है, लेड ब्रिक्स, उस हो करके पार किया ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम, कोलिमेटेड बीम जो है वो मतलब गिरे ये थीन गोल्ड फॉइल पर। ये जो लाइन दिखा गया है वह थीन गोल्ड फॉइल है। तो ये आपको मतलब इस पर गिराया और इस पर गिराने के बाद देखा कि किस तरह से ये अल्फा पार्टिकल पार करता है। तो यहाँ पर एक ZnS माने जिंक सल्फेट का स्क्रीन मतलब पर्दा जो सर्कुलर टाइप का है, ये डॉटेड लाइन बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ZnS स्क्रीन। तो वो स्क्रीन से और ये माइक्रोस्कोप से इसको देख के पता लगाया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो करीब करीब अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो था वो कुछ एंगल पर आया और उसके बाद कुछ रिटर्न टाइप का हुआ। इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के थ्रू। और आगे आपको इसी चीज़ को हम बताते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल का बीम जो है कोलिमेटेड बीम लेड ब्रेक्स हो करके गोल्ड फॉइल पर गिराया और उससे स्कैटरिंग से ऑब्जर्वेशन जो हुआ वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन विथ कंक्लूजन भी आपको लिखा हुआ है। और एक ये भी ग्राफ देख लीजिए, ये क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और ये है डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। तो इस तरह का ग्राफ आपको आता है। तो वही देखिए। अब देखिए ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में नंबर 1 में क्या है, ठीक से इस ऑब्जर्वेशन को याद रखिए ताकि एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है।
since number one, since most of the alpha particles passed straightway without any appreciable deflections, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर गया बिना मुड़े। हाँ, इसका मतलब देयर इज एनफ एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। इसका मतलब एटम में बहुत ही खाली स्थान है। चूँकि अगर खाली स्थान नहीं रहता तो अल्फा पार्टिकल टकरा करके बहुतों अल्फा पार्टिकल इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाता। चूँकि ऐसा नहीं हुआ, माने मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े निकल गया। इसका मतलब खाली स्थान ज़्यादा है एटम में। अच्छा, दूसरा देखिए, ए स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग indicates that there is a very small region of positive charge located at the center of the atom, where almost total mass of the atom is concentrated. Rutherford named this region as the nucleus of the atom. देखे, रदरफोर्ड ही ने पाया कि एटम के अंदर में बीच में न्यूक्लियस रहता है। चूँकि कहता है कम एंगल, स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो बताता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है, जगह है, वो एटम में बहुत थोड़े से जगह में है, जहाँ एटम का करीब करीब पूरा नहीं, करीब करीब मास वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। चार्ज तो टोटल पॉजिटिव वहाँ है ही, उस छोटे जगह में कॉन्सेंट्रेटेड। एटम का मास भी करीब करीब वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, वो हो गया। उसी को, वो जो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज, उसी का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा, जो आज हम लोग भी जानते हैं। तीसरा, बैक डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट लार्ज रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज इनकाउंटर्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स and the greater part of mass and positive charge of the atom were concentrated tightly at the center of the atom. ये तो थोड़ा हम पहले चर्चा भी आपको कर दिए कि जो बैक होके लौटता है अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब ज़रूर वो न्यूक्लियस के पास से या टकरा करके, जो भी कहिए, टकराता तो जनरली नहीं है, मान लीजिए ये उसके रिपल्सिव फोर्स के कारण वो लौटता है। तो चूँकि वो नंबर बहुत ही कम है, इसीलिए कहता है कि आपको वो एरिया जो है जहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है या टोटल करीब करीब मास रहता है, वो बहुत छोटा स्थान है और बड़ा टाइटली, मतलब जो सारा चीज़ मास वगैरह रहता है वहाँ सेंटर ऑफ द एटम में। अच्छा, तो इससे जो ये सब जो ऑब्जर्वेशन के कारण रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एटम का ऐसा दिया। इसी को कहते हैं प्लानेटरी मॉडल। क्यों कहते हैं प्लानेटरी मॉडल? तो इलेक्ट्रॉन एक प्लैनेट टाइप से न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या होता है? यही सब ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड के मॉडल में होता है कि द होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इट्स इंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। जो आपको चर्चा कर दिए कि ये जगह जो है सेंटर है, उस पर तो टोटल पॉजिटिव चार्ज रहता ही है,
और ऑलमोस्ट माने करीब करीब पूरा एटॉम का मास रहता है। कहिएगा करीब करीब क्यों कहते हैं, तो चूँकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए कहता है कि करीब करीब मास भी वही छोटा स्थान में रहता है। दूसरा, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। A necessary centripetal force is provided by coulombs force। कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब कहाँ रहता है, अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक रेडियस में घूमते रहता है, और रेडियस में घूमने के लिए एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, जो आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। तो उस सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देता है, तो कूलम्ब फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए रहता है न्यूक्लियस। कूलम्ब का फोर्स मतलब वो उसको अट्रैक्ट किए रहता है, तो वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही सेंट्रीपेटल फोर्स है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। वही कहने का मतलब हुआ। तीसरा देखिए, The size of nucleus was estimated from 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 14 meter। इतना करीब साइज न्यूक्लियस का एस्टिमेट किया गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रदरफोर्ड द्वारा। अच्छा, ये तो आपको हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, लेकिन इस मॉडल में भी गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी, तो दो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स इसका यहाँ लिखा हुआ है। ड्रॉबैक्स मतलब कमी, यानी जो रदरफोर्ड नहीं बता सके। क्या था, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स रेडिएशन and hence lose energy। अब क्लासिकल जो मैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें क्या होता है कि अगर चार्ज कोई एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे निकलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो एनर्जी आपको उससे जो है निकलते रहेगा, यानी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का घटते रहेगा। तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन का घटते रहेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हो जाएगा और रेडियस भी कम होते जाएगा, और ऐसा होते 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 एक ऐसा पोजीशन आएगा कि वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटॉम का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एटॉम तो है ही, उसका एग्जिस्टेंस है ही। तो इसका मतलब इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका कि कैसे तब एटॉम ये स्टेबल है। जब आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चारों ओर घूमता है तो सेंटर की ओर एक्सेलरेट होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कारण। तब तो उसको लूज करना चाहिए एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए और उसका एनर्जी लूज होगा, और लूज होगा एनर्जी तो उसका रेडियस और स्पीड घटते घटते ऐसे ही घूमते 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 आके गिर जाएगा न्यूक्लियस में और एटॉम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को ये रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं समझाया गया, इसलिए इसको कमी ड्रॉबैक्स कहते हैं।
एक ठो ये हुआ, और दूसरा है देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस का। द मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट का एटॉम डिफरेंट टाइप का एटॉमिक स्पेक्ट्रा देता है। तो ये जो मॉडल है प्लानेटरी मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल आप कह सकते हैं रदरफोर्ड का, ये इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहा है कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलता है वो क्यों निकलता है या उससे क्या मतलब हमको पता चलता है, इस चीज़ को भी वो नहीं समझा सका। इसलिए ये भी मॉडल आपको फाइनली अप्रूव नहीं हुआ। अब आगे इसके बाद आप देखिएगा दूसरे वीडियो में कि बोर साहब आए और उन्होंने बहुत सारे चीज़ को समझाया, तब बहुत हद तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। तो यही है आपका एटम का वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था, उससे क्या कंक्लूजन निकला, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी है, ड्रॉबैक्स, यही सब है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देखते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारा भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और अगर दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो आप उसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से। दैट्स ऑल, थैंक यू।